Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture, that is lecture number 105 for class 10th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 यानी कि दी एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब हमने ये लेक्चर शुरू किया था, ये टॉपिक शुरू किया था इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर के बारे में, तो हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एटमॉस्फेयर को ऑब्ज़र्व किया है, एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश की है। जब मैं आपको बताती हूँ कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है कि हम अगर अर्थ की सरफेस की बात करें, दिस इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके इर्द गिर्द एक गैसेस की जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जोन से भी हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सब के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारे प्लैनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, अभी तक डिस्कवर नहीं की गई, जबकि अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ हैव लाइफ ऑन इट एंड दिस लाइफ इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। सुइटेबल एटमॉस्फेयर मिली थी जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर सकी, लाइफ सर्वाइव कर सकी थी अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर। बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो कि उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। वेदर फॉर ब्रीथिंग हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की, चाहे हम टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की बात करें, जो कि अर्थ के टेम्परेचर को इतना वार्म रखते हैं कि अर्थ जो है सपोर्ट कर सके लाइफ को अपने ऊपर। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर के एटमॉस्फेयर किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन जब एक तरफ हम देखते हैं एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस को, तो दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, इंसान तरक्की कर रहा है, उसने डिफरेंट ऐसे मैकेनिज़म्स यूज़ किए हैं, डिफरेंट ऐसी मशीनरीज, डिफरेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर लिए हैं, इन्वेंट कर लिए हैं, जो कि एक तरफ तो इंसान को सर्वाइवल में, उसके लाइफ गुजारने में, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है, बल्कि और दूसरी साइड पे अगर हम इसके नुकसानात की तरफ जाएं, इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएं, तो इसी साइंस ने, इन्हीं इन्वेंशंस ने हमारी एटमॉस्फेयर को तबाह करना शुरू कर दिया है, इसको डैमेज कॉज करना शुरू कर दिया है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। और अगर इसी स्पीड से ये डिस्ट्रक्शन चलती रही हमारे एटमॉस्फेयर की, तो बहुत जल्द वो टाइम आएगा जब हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ जो है वो सपोर्ट ना कर सके लाइफ को अर्थ के ऊपर भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस तरह से हम लोग एटमॉस्फेयर के जब डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, जिसमें हमने ओजोन लेयर की बात की है, जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की है, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स की बात की है, कि ये किस तरह से ये एटमॉस्फेयर को डैमेज कॉज कर रहे हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन फॉर एग्जांपल, ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे ही डिफरेंट केमिकल्स के यूज़ करने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है, थिन आउट हो रही है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी, लाइफ का सर्वाइवल अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज सन की जो डेंजरस ख़तरनाक शुआएँ हैं, डेंजरस रेडिएशंस हैं, वो ओजोन लेयर अर्थ को उनसे प्रिवेंट करती है, अर्थ तक उनको पहुंचने नहीं देती, उनको कवर कर लेती है। और अगर यही ओजोन लेयर ख़त्म कर दी जाए, ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए, तो वो डेंजरस यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, दे विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दे विल कॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स फॉर द अर्थ। तो इस तरह से ये तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़े हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट फील्ड्स में हमारी एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ डिप्लीटिंग, हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेस डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, पोल्यूटेंट्स, ख़तरनाक किस्म के हमारे हर तरह के एटमॉस्फेयर, चाहे हम एक्वेटिक एटमॉस्फेयर की बात करें या हमारी एयर की बात करें, उसके अंदर डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो हैं वो वेस्ट के तौर पे भेजे जा रहे हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमिंग बैक टू द टुडेज मेन टॉपिक, दैट इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के बारे में हमने स्टडी किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने देखा था किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स
जो कि केमिकल्स हैं, जो कि रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किए जाते हैं, कूलिंग एजेंट के तौर पे, एयर कंडीशनर्स में यूज़ किए जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मशीनरीज़ में इनका इस्तेमाल होता है। जब ये लीकेज होने की वजह से हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो ये सीधा जाते हैं ओजोन लेयर के पास। ओजोन लेयर पे जाके वहाँ पे क्लोरीन का रेडिकल बन जाता है। दैट क्लोरीन रेडिकल जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से बना है, सनलाइट की वजह से बना है, वो क्लोरीन का रेडिकल इट विल स्टार्ट अटैकिंग द ओजोन मॉलिक्यूल्स और उनको ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन के मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, साथ में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल। इस तरह से जो ऑक्सीजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल या मोनोटोमिक मॉलिक्यूल जब ये सेपरेट हैं तो ये ओजोन नहीं बना पाते, वहाँ पे ओजोन की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा लेवल पे हो रही है उसके फॉर्मेशन के मुकाबले में, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो आज जब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, यानी कि हमने इसी ओजोन के ख़त्म होने की वजह से बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने में माइनर लगते हैं, देखने में बहुत छोटी बात लगती है ओजोन डिप्लीशन के, लेकिन अगर हम उनके डीपली उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करें तो दे will cause a major concern, they will cause major effects to our earth, to our survival। तो कौन कौन से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब डिप्लीशन होती है ओजोन की? तो सबसे पहली बात क्या है कि यूवी रेज दे विल स्टार्ट टू एंटर आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, दिस इज़ प्रिवेंटिंग द यूवी रेज फ्रॉम एंटरिंग द सरफेस द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। और अगर यहाँ पे जब ओजोन डिप्लीशन हुई तो यूवी रेज विल डायरेक्टली रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ख़तरनाक स्किन कैंसर है, जो कि ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स में बल्कि जो भी एनिमल्स इन यूवी रेज के टच में आएंगे, अल्ट्रावायलेट रेज के इफ़ेक्ट उनके ऊपर करेगी, उन सब में स्किन कैंसर देखने को मिलेगा। सेकेंडली, ओजोन लेयर के कम होने की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ हैं लाइक मलेरिया, इनके बढ़ने में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बढ़ जाएंगे जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर कम हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़, इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर अफेक्ट करेंगी, उससे हमारी जो फूड साइकिल है या फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर इफ़ेक्ट होने की वजह से पूरी की पूरी फूड चेन, पूरी की पूरी फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, और उस वजह से पूरे ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सफ़र करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के एंट्रेंस की वजह से अर्थ की सरफेस के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके अलावा ओजोन डिप्लीशन की वजह से बहुत सारे डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस भी आ सकती हैं, हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो सकता है, उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लाइक विंड पैटर्न का चेंज हो जाना, हवाओं का रुख बदल जाएगा, हवाओं का रुख बदल सकता है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं। हम ये नहीं सोचेंगे कि आर्कटिक जोन के ऊपर अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो सिर्फ वहीं के लोगों को ख़तरा है या वहाँ के आसपास के ममालिक को ख़तरा है, बल्कि ओजोन लेयर जहाँ से भी कम हो रही है, जब इसकी डिप्लीशन होगी और एक वक्त आए जब क्लाइमेटिक चेंजेस अक्कर होना शुरू हो जाती हैं, तो वो उनका इफ़ेक्ट, उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिलेगा, ना कि लोकलाइज्ड एरिया में मिलेगा। स्पेशली एशिया और पैसिफिक एरियाज़ की अगर हम लोग बात करें, दे विल बी द एरियाज़ जो बहुत अफेक्टेड एरियाज़ होंगे, बहुत अफेक्टेड रीजन्स होंगे, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्लाइमेट्स जो हैं चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेशन की तरफ यानी कि दूसरे ममालिक का रुख करेंगे, जिससे ना सिर्फ इन्वायरमेंटल बल्कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर तरह के इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो हमने स्टडी किए हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन हो जाए, ओजोन की लेयर में कमी आ रही है, थिनिंग ऑफ ओजोन हो रहा है, तो उसकी वजह से किस तरह से बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं इन द डिफरेंट एरियाज़ ऑफ आवर लाइफ, इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ। चाहे हम उसमें डिसीज़ की बात करें, चाहे हम उसमें फूड चेन की बात करें, चाहे हम क्लाइमेटिक चेंज की बात करें, सोशल, इकोनॉमिक, इन चेंजेस की बात करें, हर तरह से आपको नेगेटिव चेंजेस ही देखने को मिलेंगे।
उसके अलावा अब हमारे पास है यहाँ पे एक साइड इंफॉर्मेशन दैट इज़ इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन। इंसिनरेशन यानी कि यहाँ पे जब स्टडी किया जा रहा था वेस्ट मटेरियल के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, जैसे कि वेस्ट मटेरियल आज की इंडस्ट्रीज़, आज की फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, वेस्ट मटेरियल को या तो लैंड पे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या फिर वाटर सोर्सेज जो नियर बाय हों उनके अंदर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। उसके अलावा घरों से निकला हुआ वेस्ट भी लैंड पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, वाटर सोर्सेज के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जिससे हमारे इर्द गिर्द के सारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो उसके बाद एक आइडिया सजेस्ट किया गया था इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मीन्स बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो जब हम इस वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं, अगर आप अपने घरों से ही निकलने वाले वेस्ट मटेरियल की एग्जांपल ले लें, दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। उसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल भी आ रहा है, उसके अंदर पेपर मटेरियल है, क्लोथ्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ में आपको वेस्ट मटेरियल देखने को मिलते हैं। तो जब ये सजेशन दी गई थी कि वेस्ट मटेरियल की इंसिनरेशन कर दिया जाए, इनको बर्न ऑफ कर दिया जाए, बर्न करने का फ़ायदा क्या देखा गया था कि बर्निंग की वजह से एक तो इनकी एशेज़ में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे एज़ कम्पेयर टू होल वेस्ट मटेरियल, जो कि बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो इंसिनरेशन के प्रोसेस को अगर हम ये समझें तो आप इसमें इंसिनरेशन को ये समझें कि ये एक वेस्ट ट्रीटमेंट है, प्रोसेस है, यानी कि जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को लेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट से मुराद कि उनको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जो कि ज़्यादा ख़तरनाक ना हो। किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है? बाय बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट आप लेंगे जिसमें पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट होंगे। दे विल बी बर्नड एट हाई टेम्परेचर ऑफ 650 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस। इतने हाई टेम्परेचर पे इनको बर्न ऑफ किया जाता है इंसिनरेटर्स के अंदर। इंसिनरेटर स्पेशल, वो आप कह लें कि फर्नेंसेस वगैरह स्पेशल एरियाज़ हैं, बर्नर्स हैं, जिनके अंदर वेस्ट मटेरियल को बहुत हाई टेम्परेचर पे रख के बर्न ऑफ किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो सॉलिड मैस है ओरिजिनल वेस्ट से, अगर हम उसको कंपेयर करें तो 80 to 85% उसके मैस के अंदर कमी आती है एज़ कम्पेयर टू, ये एशेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर बर्निंग, और एशेज़ जो हैं उनके अगर हम उसके सॉलिड मैस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल वेस्ट उसमें 80 to 85% आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऐश, राख में बदल जाएंगे, फ्लू गैस में बदल जाएंगे और हीट में बदल जाएंगे। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल पहले जिसने बहुत ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ था, अब बर्निंग के बाद उसने बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, बिकॉज वो वेस्ट मटेरियल जो था इट वॉज कन्वर्टेड इनटू ऐश, फ्लू गैस एंड हीट। ऑल्दो यहाँ पे पहला फ़ायदा तो आपको देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम जो सॉलिड वेस्ट का था वो बहुत ज़्यादा हद तक, यानी 80 to 85%, ये बहुत ज़्यादा है। इस हद तक हमने वॉल्यूम रिड्यूस कर लिया बाय द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन। दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द इंसिनरेशन प्रोसेस। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इंसिनरेशन ऑन वन हैंड इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ इट हाईली पॉइजनस गैसेस एंड टॉक्सिक ऐश इज़ प्रोड्यूस्ड। जब बर्निंग होती है प्लास्टिक की, डिफरेंट मटेरियल्स की, तो उसकी वजह से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं दे आर वेरी पॉइजनस, और वो जो ऐशेज़ भी बनती हैं उनकी दे आर वेरी टॉक्सिक। उनको जहाँ पे आप डिस्पोज ऑफ करेंगे उन ऐशेज़ को भी, वो वहाँ पे जाकर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही दिखाएंगी। फ्लू गैस मतलब वो गैस जो कि इन बर्निंग की वजह से रिलीज़ होती है हमारी एटमॉस्फेयर में। इट कंटेन्स डिफरेंट गैसेस, जैसे कि डाइऑक्सिन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, फ्यूरेंस, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। तो ये वो गैसेस हैं, ये वो मैटर है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाए तो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, इरिटेशन कर सकते हैं, सफोकेशन कॉज कर सकते हैं, और उसके अलावा पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हाईली पॉइजनस गैसेस, टॉक्सिक गैसेस।
तो इंसिनरेशन का अगर हम कंपेयर करें, व्हेन वी कंपेयर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो आपको एडवांटेज कम नज़र आएंगे और डिसएडवांटेज ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये जो एक सोल्यूशन ढूंढा गया था वेस्ट मटेरियल को अमाउंट को रिड्यूस करने, उसको उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करने का, दिस इज़ नॉट अ सक्सेसफुल मेथड, बिकॉज इंसिनरेशन से सिर्फ आप वेस्ट मटेरियल के मैस को कम कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसके बदले में आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक एशेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो भी इनके टच में है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, ये था इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, आखिरी लेक्चर। उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर सही से समझ आया हो, ये पूरे चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।